अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम इस वक्त सलिंग ज़िला गांछे में एक ऐसी जगह पर खड़े हैं। ये एक पहाड़ी दर्रा है। ये इंतहाई सलिंग में एक खूबसूरत मकाम है। इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रेतीले रेत ही रेत है, साथ के साथ ये पहाड़ी दर्रा है। इस जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बुनियादी तौर पर अमूमन है तो ये एक सयाहती मुकाम है। लोग इसकी यहाँ से सलिंग, मचलू, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुदरती मनाजिर हैं ये आप पीछे भी देख सकते हैं। इसको नज़ारा कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस वक्त एक शिकायती यहाँ सलिंग का बाशिंदा एडवोकेट मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बकौल यहाँ पे इन्होंने कोई छोटा सा कमरा एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट यहाँ पे बनाने के लिए कुछ बुनियाद रखी थी। इनको ये शिकायत है। इनका ये कहना है कि ये जगह बनाई जब इन्होंने बनाने के लिए काम शुरू किया, डीपीसी मुकम्मल हुई थी तो इसको गिरा दिया गया है रात के अंधेरे में आकर। तो हम इनसे पूछते हैं कि मामला क्या। जी इलियास साहब, बताइए कि क्या हुआ, ये मामला कब पेश आया, क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस जगह का नाम गोचत राबू कहा जाता है। ये सलिंग का इंतहाई मज़ाफ़ात में है, जुनूब साइड में दरिया के किनारे है। इस जगह पर मौसम ख़ज़ां में आदमी आसानी से आ सकते हैं, सरमा में आ सकते हैं, जबकि मौसम गर्मा में ये एक जज़ीरा बन जाता है। इसके चारों तरफ पानी होता है तो सलीम से भी नहीं पहुंच सकता है, इधर यूचू से भी नहीं पहुंच सकता है, गुरसे से भी यहाँ नहीं आ सकता है। तो दरिया जब चढ़ जाता है तो यहाँ पर आना मुश्किल हो जाता है। तो एक लिहाज से ये छोटा सा जज़ीरा है। तो मैंने इस सलिंग के इस वेलफेयर के नज़रिए के तहत यहाँ पर सयाहती जो लोग आते हैं उनके लिए छोटा सा कमरा बनाएगा, हट बनाया था। जी हट बनाया था। मैंने सोचा था कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं। इधर लोग काम भी करते हैं, ये सोना निकालने वाले लोग भी इधर होते हैं और सैर सपाटे के लिए आने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर कोई चाय पानी का बंदोबस्त हो जाए तो ये और ज़्यादा खूबसूरत होगा और सलिंग की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लग जाएगा। इस लिहाज से तमाम अहालियान सलिंग को ये थोड़ा माहौल में जीबी लेवल पे अपलिफ्ट हो जाएगा। कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए डीपीसी किया था। इधर कोई 20-25 दिन मैंने मज़दूर लगा के काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में आके 2 मरतबा इस डीपीसी को उखाड़ दिया है और मेरे जो यहाँ पर नस्ब करने वाले दरवाज़ा खिड़की उनको इस पहाड़ी से नीचे गिरा के वो उनका नुकसान कर दिया है। और ऊपर छत लगाने के लिए मैंने कोई बल्लियाँ लाए थे 7-8 बल्ली थे, उनको चोरी करके ले गया है। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 दाने मौजूद हैं, बाकी यहाँ से रात को चोरी करके ले गया है। और एक उधर सलीम ब्रिज के नीचे पानी में फंसा हुआ है, यहाँ ले जाके रात को दरिया में फेंक कर ब्रिज के नीचे अभी फंसा हुआ है, हमने देख के आया है। तो उसको निकालना भी बड़ा मसला है। बाकी बलियाँ और दरवाज़ा वगैरह सब गायब है। और इसे डीपीसी को 2 मरतबा उखाड़ के फेंक दिया है, लेकिन आदमी कोई सामने नहीं आता है। मैंने अपने तौर पे लोगों से पूछा, सलिंग के तमाम सरकर्दों से, छोटे बड़े तमाम ज़िम्मेदार लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हमारा वहाँ पर एक्सेस ही नहीं है, वहाँ पर ये इतना दूर इलाका है, सलिंग के हुदूद से बाहर है, इसमें फॉरेस्ट का जंगलात है, उनको दिया हुआ है। उससे आगे हमने वैसे पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर एक कमरा अगर आप बनाते हैं तो इसमें हमारे कोई शिकायत भी नहीं है और हम में से किसी ने गिराया भी नहीं है। तो हर आदमी से भी मैंने पूछा, मैंने कम से कम 40-50 लोगों से पूछा है तो कोई भी ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। लिहाजा
یہ مسائل میرے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں کون آتا ہے اس کا نہیں پتہ ہے، لیکن میں اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس شرپسندی کو جاری رکھیں تو میں قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ تو یہ بتائیے کہ ایک قانون دان کے ہونے کے ناطے سے آپ یہ بتائیے کہ کسی جگہ پر جہاں پر یہ جگہ تقریباً ایک عوامی ملکیت ہے، یہاں پر ایک خاص شخص کو تو قبضہ یا دعویٰ نہیں ہے، لیکن ایک عوامی ملکیتی زمین ہے، تو آپ جی نے کسی سے پوچھے بغیر یا سلیم کے عوام سے میں سے کسی ذمہ دار سے پوچھے بغیر آپ نے کام شروع کیا ہے، تو کیا قانون میں اس چیز کا جواز موجود ہے؟ جی میں آپ کا یہ بہت ویلڈ بات ہے۔ میں بھی سلیم کا باشندہ ہوں، یہ رغبہ بھی اس وقت سلیم کے حدود میں آتا ہے۔ یہ جگہ بیسیکلی جہاں سے یہ دریا سلیم کی طرف سے بہے گا تو یہ جگہ یوچو کے حدود میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ یوچو والا دریا اوپر سے چلا گیا تو یہ کافی عرصہ غوث کے حدود میں رہا ہے پہلے، تو یہ کبھی سلیم کے حدود میں، یہ دریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس موضوع کے حدود میں آتا ہے۔ ویسے ابھی سلیم کے حدود میں یہ موجود ہے، تو سلیم کے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا نیچرل باؤنڈری ہے؟ جی دریا نیچرل باؤنڈری ہے، تو جہاں سے دریا گزرتا ہے وہ اپوزٹ سائڈ میں یہ رہ جاتا ہے، تو اس ولیجرز کا یہ بن جاتا ہے۔ لیکن سلیم سے عام آدمی کو اس لیے شکایت نہیں ہے کہ یہ سلیم کے محلہ جات سے بہت دور ہے، کافی حد تک دور ہے، اور سلیم کے سرکردگان نے سلیم کے آخری جو دریا کے لب دریا جو جگہ ہے اس کو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کو دے کے انہوں نے پلانٹیشن کر کے یہاں پر جنگل بنایا ہوا ہے۔ یہ کئی سالوں سے انہوں نے جنگل نصب کیا ہوا ہے، تو یہ اس جنگل سے بھی باہر آتا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جب پانی چڑھتا ہے تو یہ ایک جزیرہ بن جاتا ہے، یہ کسی کے حدود میں نہیں آتا ہے، کسی کے باہر چلا جاتا ہے۔ اگر پانی خشک ہو جائے سردیوں میں تو یہ باہر نکل آتا ہے، تو یہاں پر آدمی آسانی سے آ سکتا ہے۔ تو سلیم کے حدود عام آدمی کے حدود سے اس لیے باہر ہے کہ اول تو سلیم والوں نے جب شروع میں تقسیمات کیا تو تقسیمات میں یہ جو تھانگا شلنگ جسے کہا جاتا ہے وہ اس کو حد بندی کیا ہوا ہے، تھانگا شلنگ نامی، وہاں سے پہلے تو یہ جگہ ڈس اون تو نہیں کیا ہوا نا کہ سلیم والوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری نہیں ہے؟ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری نہیں ہے، کہ کسی نے نہیں کہا، لیکن میں بھی سلیم کا باشندہ ہوں، صحیح، میں بھی یہیں کا برابر کا حق رکھتے ہیں، حق رکھتا ہوں۔ تو جس طرح باقی لوگوں نے اسی قسم کے درجنوں لوگوں نے آگے پیچھے کام کر کے بجٹ آباد کیا ہوا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اور بنجر رقبہ آباد کرنا شرعاً قانوناً ہر آدمی کا حق ہے اور کرنا چاہیے۔ تو اس لیے سے یہ کسی کے باؤنڈری سے باہر سلیم کا بھی اول تو یہ تھا چلوں سے باہر ہے، جو کہ تقسیمات میں ایک باؤنڈری تصور کیا گیا تھا۔ دوسری بار آخری سرے پر حالیہ نے سلیم کے سرکردگان نے یہ جو بھارت والوں کا جنگلات کے لیے انہوں نے رغبہ دے دیا، انہوں نے ادھر پودے لگا کے جنگل بنایا ہوا ہے، تو یہ جگہ اس سے بھی باہر ہے، اس سے بھی باہر ہے۔ تو میں نے اس پر یہ سیاحان جب آتے ہیں تو یہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، باہر سے آنے والے ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے ایک کمرہ بنائے گا، تو یہاں پر ان کے لیے چائے جوس وغیرہ ملے گا، تو وہ فریش ہو جائیں گے۔ ان کی ریفریشمنٹ کے لیے میں نے ایک سوچا تھا ایک کام کیا جائے، لیکن کچھ شرپسند عناصر ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں آ کے گراتا ہے، نقصان دیتا ہے، بلیاں چوری کرتا ہے، کھڑکی دروازے توڑ کے جاتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ہے۔ تو آپ کو شک کس پر ہے؟ کسی نے آپ کو براہ راست اعتراض کیا یہاں پر تعمیراتی کام کرنے سے؟ نہیں، اب تک کسی نے براہ راست آ کے اعتراض نہیں کیا، براہ راست آ کے کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ میں نے خود بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تو کہا، تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو اتنے دور ہے، ہمیں اپنے گھر کے قریب جو رقبہ جات ہیں وہ بنجر پڑے ہوئے ہیں، وہ آباد نہیں کر رہا ہے، تو اتنے
कई किलोमीटर दूर उस टीले पे, वहाँ पर पानी भी नहीं है, ना पानी पहुँचने का कोई सोर्स है। तो वहाँ पर आप अगर कोई मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद जवाब दे दिया। तो बरह रास्त आके किसी ने मुझे नहीं टोका है, ना रोका है। पहले आपने कहा था कि कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं, तो अगर आप कानूनी चाराजोई करेंगे तो किस पर शक करेंगे, किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे अपनी उस कानूनी चाराजोई के अंदर? नहीं, वो तो मैं अभी तहकीकात कर रहा हूँ। जब तहकीकात में कोई आदमी सामने आएगा, कोई सबूत मिल जाएगा, तो मैं उस वक़्त ये कर सकता हूँ। अभी तो हम किसी पर शक तो नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ सलीम के मुअज़्ज़िज़ लोगों से मैंने बात की है, यहाँ पर जो मौजूद है, तो इनमें से किसी ने मुझे कोई एतराज़ नहीं किया है। तो मैं तहकीकात कर रहा हूँ, तहकीकात के सिलसिले में जो भी सामने आता है उसी वक़्त देखा जाएगा। तो आपने कहा कि कई मरतबा, इससे पहले भी कई मरतबा गिराए गए हैं, तो किसी ने, कोई भी आपको किसी पे शक नहीं गुजरा अब तक? अब तक किसी पर शक नहीं है, कोई ये शरपसंदी कोई नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, तो किसी ने ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं किया। अच्छा, तो अभी अगला लाहेअमल क्या होगा? आप इसकी तामीरात जारी रखेंगे, या आप जब तक वो लोग जिन्होंने इसको गिराया है वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आते हैं उस वक़्त इंतज़ार करेंगे? नहीं, मैं 2 दिन पहले दफ़ा 144 नाफिज़ करने की बाबत बात चली थी, तो इस निस्बत में काम सोच रहा हूँ। तो इस को किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचने के बाद मैं फिर से काम शुरू कर लूँगा इंशाअल्लाह। ठीक। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एडवोकेट मोहम्मद इलियास साहब की कि इन्होंने ये जो तामीराती काम जो मुबैना तौर पर गिराए गए हैं, गिराए जाने के आसार भी हैं, और हमें रास्ते में जब आ रहे थे तो कुछ फूट प्रिंट नज़र आए हैं जो लोग यहाँ पे चले हैं। तो अब उस फूट प्रिंट को किस तरीके से उसको ट्रेस किया जाए, ये तो मुअम्मा रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका ये सवाल कि कौन लोग इसमें मुलविस हैं, इनका सामना आना कब बाकी है, और साथ साथ इनका अपने लाहेअमल क्या होगा कि इस जगह पर जो टूरिस्ट हट कायम करने के हवाले से, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।